नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 372 है। आप पार्ट नंबर 371 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 7 से कर 24 हो रहा है, 24 ले यहाँ पर 58 रहा है, 58 से यहाँ पर 126 हो रहा है, 126 ले यहाँ पर 262 रहा है, 262 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 7 लेकर 24 हो रहा है, तो 7 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी के 14 हो गया, और 14 में क्या करते हैं ना 10 को जोड़ देते हैं, कितना गया ये 24 आ गया। अब देखिए 24 लेकर लिख रहे 58 लिख रहे, तो 24 में भी 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर 10 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा ये 58 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 58 से क्या लिख रहे हैं 126 लिख रहे हैं, तो 58 में 2 से गुना करते हैं, और यहाँ पर इसमें क्या करते हैं 10 को जोड़ लेते हैं, कितना गया, ठीक है 126 आ जाएगा। अब 126 लेकर लिख रहे 262 लिख रहे हैं, तो 126 में यहाँ पर क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर फिर 10 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 262 आ जाएगा। तो 262 में क्या करेंगे उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए तो 262 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 10 को जोड़ लेंगे, तो 262 में क्या करते हैं 262 में यहाँ पर आपको 2 से गुना करते हैं, गुना करने के बाद 200 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना गया, तो यहाँ पर आपको 534 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना गया 534, तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 534 हो जाएगा। तो 534 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 534 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित संख्या कुछ नहीं है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो है ना 12 से यहाँ पर 150 हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि 15 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर 12 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 150 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 को रखेंगे। देखिए तो 112 क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 12 में क्या करते हैं 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी के 44 आता है, जिससे यहाँ पर 12 और 12 को गुना करेंगे तो कितना गया 144, तो 144 आ गया। तो 144 में यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे, कितना गया 50 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 15 को रखेंगे, यानी देखिए 15 में क्या करते हैं 15 से गुना कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे, तो 15 में 15 से गुना करेंगे और 6 को जोड़ देंगे, तो 15 से 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 231 आ जाएगा। कितना क्या 231 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 231 हो जाएगा। तो 231 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 97, 38, 625 में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाई जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक संख्या दी है जो 97, 38, 625 है। इनमें बोल रहा है कि प्रत्येक यानी सम अंक में 1 को जोड़ा जाए, और बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 यानी 2 घटाई जाए। तो जो आपको नई संख्या बनेगा ना, इसमें बोल रहा है कि इसमें से यानी 1 से अधिक बार कितना अंक जो है 1 से अधिक बार है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि जो संख्या लिखा ना, इस संख्या को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, और 3 दिया है, और 8 दिया है, और 6 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 2 दिया है और 5 दिया है। आपसे क्या बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो सम संख्या में 1 को जोड़ते हैं, ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ लेंगे, कितना गया 9 आ जाएगा। ये भी एक सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, कितना गया ये 7 आ गया। और यहाँ पर भी सम संख्या है, इसमें भी क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे, ये 3 आ गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ये सम संख्या हो गया। आगे इसमें दिया कि विषम संख्या, देखिए बोला कि और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाई जाए, तो विषम संख्या में 2 को घटाते हैं, ठीक है ना। तो विषम संख्या ये दिख रहा है, इसमें 2 को घटाते हैं, 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 आ गया। इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो कितना गया 5 आ गया। 3 में भी 2 माइनस करेंगे तो कितना गया
एक आ गया है, और इसमें भी देखिए, इसमें भी आपको 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में, एक क्या बन गया, नई संख्या बन गया, ठीक है। नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आए हैं, जो ये नई संख्या बना है, नई संख्या में एक से अधिक बार कौन सा जो संख्या अंक आया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, एक से अधिक बार आया है ना, 3 एक से अधिक बार आया है। फिर यहाँ पर देखिए 7 है, और यहाँ पर भी 7, यानी 7 भी एक अंक से अधिक आया है, यानी यहाँ पर आपको 7 और 3 दो ऐसी संख्या है जो कि एक से अधिक बार आया है। तो देखिए 7 और 3 तो 2 अंक, यानी 2 ऐसी संख्या है। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी BREW को देखिए 74 यानी 62 के रूप में, और यहाँ पर WHAT यानी को यहाँ पर 3751 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यानी W के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित का दिया है, कूट भाषा दी है, जिसमें देखिए BREW को यहाँ पर 74 62 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए यानी WHAT को यहाँ पर आपको 37 और 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आपको बताना है कि W का कैसे कूट लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, ये आपको क्या दिख रहा है, BRW, देखिए BREW को क्या लिख रहा है, 74 62। देखिए B लिखते हैं, B दिया है, R दिया है, ठीक है ना, E दिया है, और यहाँ पर W दिया है। इनको क्या लिख रहे हैं, ये 74 और 62 लिख रहा है, ठीक है, 74 और 62 लिख रहा है। और आगे क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आगे में क्या दिए, यानी W दिया है और H दिया है, A दिया है और T दिया है। इनको क्या लिख रहे हैं, तो 37 आपको 51 लिख रहा है, ठीक है ना, ये 37 51 दिया है। तो आपसे पूछा है कि W का कोड क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, ये आपको अक्षर दिख रहा है, अक्षर में भी कॉमन मिलाएंगे और इस संख्या में भी आपको कॉमन मिलाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, देखिए इसमें आपको W दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन रखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें W कॉमन दिख रहा है, इसमें भी आपको W कॉमन दिख रहा है। अब देखिए संख्या में कॉमन मिलाते हैं, अक्षर तो हो गया, संख्या में देखिए यहाँ पर आपको 7 कॉमन दिख रहा है, और देखिए इसमें भी आपको 7 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो W का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो W का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो गया। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको C में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 3 अंक दिया है लेकिन 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर उदाहरण और नोट, हमको इसको कोई मतलब नहीं है, हमको सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोला है कि नीचे देखिए यहाँ पर है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे हम एक श्रृंखला दिए, जैसे संख्या भी दिया है, ठीक है, और संख्या में क्या है कि 3 अंकीय है, 1 2 3 3 अंकीय है, और 5 को संख्या दी है, ठीक है, 5 संख्या दी है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, सवाल देखिए आपको यहाँ से पूछ रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी यहाँ पर आपको 857 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 857। तो 857 में बोल रहा है कि दूसरी संख्या है, तो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 दिख गया। आगे बोल रहा है कि को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, तो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 719 दिख रहा है, और दिख रहा है कहीं 719 दिख रहा है, 719 के हाँ नहीं दिख रहा है, यानी 719 दिख रहा है, छोटी संख्या है। और छोटी संख्या में देखिए बोल रहा है कि छोटी संख्या के दूसरे अंक है, तो दूसरे अंक में इसमें भी क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ठीक है, 1 हो गया। बोल रहा है कि इसमें जोड़ा जाए, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो परिणाम ज्ञात कीजिए। तो जोड़ने के बाद में कितना गया, 6 आ जाएगा। तो 6 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर और प्रत्येक श्रृंखला का अवलोकन कीजिए और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, सवाल पूछ रहा है कैसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले भी एक प्रतीक है तथा ठीक बाद भी एक प्रतीक हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे देखिए बोला ना कि निम्नलिखित अक्षर प्रतीक और श्रृंखला का अवलोकन कीजिए और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसे कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है, यहाँ से सवाल पूछ रहा है ऐसे कितने अक्षर हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, अक्षर को लिखना है, ठीक है ना, इसमें ऐसे कितने अक्षर दिख रहे हैं, ठीक है,
ए अक्षर दिख रहे हैं। बोल रहा है कि जिनके ठीक पहले एक भी प्रतीक है, जिनके पहले एक क्या है, प्रतीक है, ये प्रतीक हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि तथा ठीक बाद एक प्रतीक है, यानी बाद में भी एक क्या है, प्रतीक है, ये प्रतीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले भी प्रतीक है, जिनके बाद भी प्रतीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, नहीं यहाँ पर देखिए ये जेड दिख रहा है, जेड के पहले भी एक प्रतीक दिख रहा है, इसके बाद भी एक प्रतीक दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है, ए के पहले भी एक प्रतीक दिख रहा है, ए के बाद भी प्रतीक दिख रहा है, दो आ गया। और कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, और कहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, यानी दो है। यानी दो ऐसी अक्षर है जिसके पहले एक प्रतीक है, जिसके बाद भी एक प्रतीक है। तो दो को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी लोहार जो ना यहाँ पर यानी यहाँ पर संधान से समित है। ठीक उसी प्रकार से बढ़ई जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि लोहार, लोहार का औजार क्या होता है, संधान होता है। जैसे यहाँ पर औजार को लिखते हैं, औजार होता है। देखिए यहाँ पर लोहार का औजार क्या होता है, संधान होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर बढ़ई, बढ़ई का औजार क्या हो जाएगा, यहाँ पर औजार दिए तो बढ़ई का औजार क्या होगा, कुल्हाड़ी नहीं होता है, यहाँ पर आरी होता है। क्या होता है, आरी होता है। यहाँ पर बढ़ई क्या होता है, आरी, ठीक है, यानी आरी होता है। तो यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, आरी भरा जाएगा। तो आरी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पर जी एक गोल मेज के, ठीक है, परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी ए ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है और बी एफ का बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और बी के बीच केवल ई बैठा है, यानी सी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बोल रहा है कि एफ के बाईं ओर से गणना करने पर डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ में क्या बोल रहा है कि 7 व्यक्ति दिया है। कितने दिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति है। एक गोल मेज परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गोल को बैठाते हैं, ठीक है। देखिए गोल हो गया, 7 व्यक्ति 2, ठीक है ना, 2 यहाँ पर और 2 और 2 4, 4 और 2 6, ठीक है, 6 हो गया ना। 6 एक बाद यहाँ पर 7 को रख लेते हैं, ठीक है, 7 हो गया। आगे देखिए 7 हो गया। अब बोल रहा है कि गोल मेज केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, ठीक है, इधर मुंह करके बैठा है, ठीक है ना, सभी केंद्र की तरफ। आगे बोल रहा है कि देखिए ए ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन जो ए है ना, ए वो ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए को रखते हैं, ठीक है, वो ई के बाईं से तीसरे स्थान पर, तो ई को यहाँ पर रखते हैं, ई के बाईं से, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर ए बैठा है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि बी एफ का बाईं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो भी है ना वो ये एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ई एफ हो गया, ठीक है। एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर बी बैठा है। तो 1 2 यहाँ पर बी रखते हैं, ठीक है, ये बी हो गया है, ठीक है ना, नहीं बी दिख रहा है, बाएं तरफ से, नहीं तो दाहिने आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको बी इस प्रकार से हो जाएगा क्योंकि बाएं दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि डी और बी के बीच में केवल ई बैठा है, डी और बी के बीच में केवल ई बैठा है। तो यहाँ पर आपको डी को रखते हैं, ठीक है, ये डी रखते हैं और यहाँ पर बी हो गया। इन दोनों के बीच में कितना क्या, ई बैठा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखिए आगे इसमें बोल रहा है कि सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन सी जो है ना वो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर ए का सी यहाँ पर रखेंगे नहीं, क्योंकि सी को यहाँ पर रखते हैं, ये निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, ये निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। आगे रखे एफ के बाईं ओर से गणना करने पर, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, जी को रखते हैं, ठीक है ना। अब एफ को बाईं ओर से, ये एफ दिख रहा है, एफ के दाहिने इधर आता है, नहीं हमको एफ को बाईं तरफ चलना है, यानी एफ के बाईं तरफ से बोल रहा है ना, एफ के बाईं ओर से गणना करने पर यानी डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर डी और एफ के बीच में, तो एफ हो गया ई वाला और यहाँ पर आपको डी हो गया, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं। यानी देखिए यहाँ पर एफ के बाईं ओर से गिनने पर डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति हो जाएगा। तो 3 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ये समुद्र दिया है, द्वीप दिया है और पर्वत दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको द्वीप दिख रहा है। ठीक है, द्वीप के अंदर में समुद्र आते हैं लेकिन पर्वत आपको अलग आता है। जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं, ये द्वीप हो गया, ठीक है ना, द्वीप दिख रहा है। द्वीप के अंदर में कहते हैं समुद्र आता है, ये समुद्र, ठीक है ना, ये समुद्र आता है। लेकिन यहाँ पर पर्वत का दिख रहा है आपको अलग दिख रहा है। यहाँ पर क्या जाएगा, पर्वत आपको अलग दिख रहा है, ठीक है, यानी पर्वत, ठीक है ना, पर्वत आपको अलग दिख रहा है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको, यानी इसमें ए बी, हाँ बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए, ठीक है, जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए एक आकृति का श्रृंखला दिया है, ठीक है ना, इस आकृति के श्रृंखला में पूछा है ये प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक आकृति दिख रहा है और एक आकृति के ऊपर एक बिंदु दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या किया है, 45 डिग्री घुमाया। जब 45 डिग्री घुमाया तो देखिए यहाँ पर आपको एक स्टेप आगे बढ़ा ना, तो जैसे 2 बिंदु आ गया, ठीक है। फिर एक 45 डिग्री घुमाया तो 3 गो आ गया, फिर 45 डिग्री घुमाया तो 4 गो आ गया, फिर 45 डिग्री घुमाएंगे, देखिए इधर आया, फिर इधर आ गया, ठीक है ना, फिर इधर आ गया, फिर इधर से इधर आ गया, फिर इधर से इधर आ गया, यानी 45 डिग्री थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है। घुमाने के बाद में देखिए इसको भी क्या करेंगे, 45 डिग्री घुमा देंगे। जब इसको भी 45 डिग्री यहाँ पर घुमा देंगे, ये कितना देगा, देखिए तो यहाँ पर भी आपको ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ऐसे बनेगा। तो कितना बनेगा, तो इसमें आपको देखिए ये 4 गो बना है, तब की बार क्या करेंगे 5 गो बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना देगा, ये 5 गो आ जाएगा, यानी इस तरह का आकृति बनेगा, यानी ये आपको सीधा बनेगा, उसके ऊपर में 5 गो होगा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, ठीक है। तो 5वां देखिए, यानी इस तरह का आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 2 2 4 दिख रहा है, इसमें नहीं होगा, इसमें भी तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, यानी 2 3 5, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर 11 और 60 और 19 ये जिस प्रकार से आपस में समित है, ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ना कौन सा एक संख्या है जो इसके जैसा आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो समुच्चय दिया ना वो आपस में किस प्रकार से समित दिख रही है, ठीक है। देखिए ये 11 दिख रहा है, 60 दिख रहा है और 19 दिख रहा है। 11 और 60 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जिससे देखिए यहाँ पर 11 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर आपको 19 हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में 2 से गुना कर देंगे, ये बीच वाली संख्या कितना क्या 60 आ जाएगा। देखिए ई वाला संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आप किस में देखते हैं, देखिए तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और 2 से गुना करने के बाद में क्या 139 आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना, नहीं आ रहा है, ए नहीं हो रहा है। बी को देखते हैं, बी क्या दिख रहे हैं, तो बी को देखिए यहाँ पर 18 दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 18 को रखते हैं, फिर 78 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 21 दिख रहा है, ठीक है ना। इन दोनों में क्या करते हैं 18 को और 21 को आपस में जोड़ते हैं। देखिए तो ये 18 दिख रहा है, फिर प्लस में 21 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है हमको, ठीक है। और जोड़ने के बाद में 2 से गुना करेंगे तो कितना है 8 1 9 हो जाएगा और 3 8 1 9 आ गया, ठीक है। और ये 8 1 9 आ गया और 2 इधर से तो 1 3 आ गया, ठीक है ना, 38 आ गया, ठीक है। 38 में क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे तो कितना देगा आपको 78 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर 78 आ जाएगा। देखिए ये 78 आ जा रहा है, यानी बीच वाली संख्या आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है ना, तो इसके जैसा आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिए, निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कथन को देखते हैं, बोल कर है। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी हुडी जैकेट है, तो सभी यहाँ पर हुडी है ना, मान लीजिए हुडी, सभी हुडी क्या है जैकेट है, तो यहाँ पर सभी हुडी को जैकेट में रखते हैं, जैकेट, ठीक है ना, जैकेट है। और देखिए आगे बोल रहा है कि सभी जैकेट कोट है, लेकिन सभी जो जैकेट है ना वो क्या है कोट है।
तो यहाँ पर आपको कोट है, सभी जैकेट कोट है। बोल रहा है कि कोई भी जैकेट सूट नहीं है, तो कोई भी जैकेट है ना यहाँ पर सूट नहीं है, सूट आपको इधर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, तो निष्कर्ष देखिए पहला में बोल रहा है कोई भी कोट है यानी सूट नहीं है, तो कोई भी कोट, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कोट दिख रहा है, यानी कोई भी कोट आपको सूट नहीं है, तो कोट या क्या सूट आपको समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ये आपको सही बोल रहा है। ठीक है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई भी हुडी सूट नहीं है, तो कोई भी हुडी, देखिए यहाँ पर आपको हुडी है, कोई भी हुडी आपको सूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझते नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है, 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। तो देखते हैं कि इस ऑप्शन दिख रहा है, यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना अंकित मूल्य करना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए 10% छूट देने के बाद भी कोई समय, मान लीजिए अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य पर अगर 10% छूट देने के लिए वो घोषित कर दिया, लेकिन वो छूट देने के बाद भी क्या कर रहा है कि 25% लाभ कमा रहा है। लाभ कमाने के लिए आखिर दुकानदार जो है ना वो 360 क्रय मूल्य, जो 360 क्रय मूल्य है उसको कितने वस्तु को कितना मूल्य अंकित करना होगा, आखिर उसका अंकित मूल्य कितना करना होगा, तभी तो आपको 10% छूट भी देगा और 25% कमा भी लेगा। देखिए इसके लिए क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, देखिए 10% क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, 10% छूट दे रहा है, इसको क्या करते हैं यहाँ पर पहले सीपी को रख लेते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है सीपी, सीपी बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य, ये यहाँ पर अंकित हो गया, ठीक है ना, ये अंकित मूल्य हो गया, ठीक है ना, फिर यहाँ पर गुना करेंगे, अंकित मूल्य गुना 100, ये क्या दिख रहा है 100 दिख रहा है, 100 माइनस यानी छूट परसेंटेज, ठीक है, छूट परसेंटेज। तो सबसे पहले देखिए ना इसको हाँ लिख ही लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको छूट परसेंटेज हो गया, छूट परसेंटेज बाटा में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको हाँ 100 प्लस में लाभ करते हैं, ये लाभ कर लेते हैं, ठीक है ना, लाभ हो गया, ये आपको फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला पर हम बैठाना है। देखिए सीपी, तो सीपी कितना दिया है, देखिए दुकानदार को यहाँ पर सीपी दिया है, ये 360 दिया है, ठीक है ना, 360 दिया है, ठीक है, बराबर अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य तो 1 रखेंगे क्योंकि इसी को तो हमको क्या करना है, ठीक है ना। अब गुने कितना करेंगे, 10% छूट दे रहा है, तो 100 में से जब 10 को घटा लेंगे कितना बचेगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि 125% लाभ, तो 125% लाभ को लेंगे, यानी 100 में 25 को जोड़ देंगे, 125 है क्या। अब इनको गुना करते हैं, जैसे देखिए x बराबर, तो अब x बराबर कितना देगा, ये 360 दिख रहा है, ठीक है, 360 गुने 125 आ गया, फिर बाटा में कितना गया 9 आ गया, तो 0 से 0 काट लिए, 9 चौके 36 हो गया, यानी 4 में और 125 में गुना करते हैं, 4 में 125 में गुना करेंगे तो कितना देगा, ये आपको 500 आ गया, कितना आ गया 500 रुपये आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए यहाँ पर क्रय 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना अंकित मूल्य होना चाहिए, यानी कितना अंकित मूल्य करना चाहिए, तो 500, तो 500 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ये बोल रहा है कि 2400 रुपये है जिसमें ए और बी का अनुपात में दिया है 7:5 दिए, इन दोनों के बीच में बांटना चाहिए। तो बांटने के मतलब कि इसका मतलब कि बी का हिस्सा कितना होगा, आपसे इसी यानी इसी को पूछा है। देखिए तो बी का हिस्सा पूछा है, तो टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा यहाँ पर आपको 2400 है, ठीक है, ये 2400 है, और 2400 में कितना बांटना है, तो देखिए बी का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा तो 7 हो गया, तो बी का अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो गया, तो 5 हो गया, और अनुपात में दोनों को जोड़ देते हैं, 7 5 कितना गया 12 गया, और 12 दूनी के कितना गया 24 आ गया, ठीक है, ये 200 आ गया, तो 200 आ गया, 200 गुने 5 रखेंगे तो 5 दूनी के 10 आ गया, यानी 1000 आ गया, कितना गया 1000 आ गया। आपसे वही बोला कि बी का हिस्सा कितना गया 1000 हो गया, तो 1000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशी को प्राप्त मतों का अनुपात 7 यानी 2:9 था, ठीक है। यदि जीते हुए प्रत्याशी को यानी 98,000
यहाँ पर 9 लाख ना, 9,84,000 यानी 321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशी ठीक है खड़े हैं, बोल रहा है कि मतों का अनुपात कितना दिए 2:9 दिया है, ठीक है था। तो बोल रहा है कि यदि जीते गए प्रत्याशी जो है ना वो 9 लाख यहाँ पर 84,321 वोट से प्राप्त किया जो जीत रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो डाली गई कुल मत यानी कुल जो डाली गई मत है ना उसका संख्या बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 2x, यहाँ पर 2x हो गया, फिर 9x आ गया, इन दोनों का अनुपात आ गया। आपसे क्या पूछा है जीते वाले प्रत्याशी को। देखिए तो यहाँ पर जीतने वाले को कितना दिया है 9 को रख लेते हैं, ठीक है। जीतने वाले कितना आ गया 9 आ गया, क्योंकि 2 को है ना तो 2 में से 1 तो दिया है, तो मान लीजिए यहाँ पर 9x रखते हैं। फिर बराबर में कितना दे रहा है यानी 98,043 और 21 दिया है, ठीक है, इतना दिया है। अब इसको क्या करते हैं 9 से भाग कर लेंगे, जब 9 से भाग करेंगे तो कितने वर्ष में कटेगा ये 10 9, ठीक है, और यहाँ पर 369 कटेगा, ये x बराबर आ गया। x बराबर आपको कितना आ गया, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना थोड़ा सा। हाँ देखिए x बराबर कितना गया, x बराबर 10 3 9, ठीक है ना, यहाँ पर 300, ठीक है, यानी 3 6 9 आ गया, यानी इतना गया, ठीक है, इतना आपको वोट आ गया। वो किया देखिए जीते गए प्रत्याशी का प्राप्त मत हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। जब कुल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे तो कुल मतों पूछा ना, यहाँ पर देखिए कुल मतों ना, ठीक है, यानी कुल मतों, ठीक है, मतों की संख्या, कुल मतों की ये संख्या दिख रहे हैं। तो कुल मतों की कितना गया तो 9 और 2 जोड़ देंगे, अनुपात में दिया है तो 9 2 जोड़ेंगे तो 11 आ गया, और 11 में क्या करते हैं ये आपको कितना दिए 10 9, ठीक है, 369 दिए, इनमें आपस में गुना करेंगे, गुना करने के बाद में कितना गया 12 0 30 और यहाँ पर 59 आ गया, यानी यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि 12 0 30 59 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी 12 0 30 59 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए कि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।